उस चिड़िया की बेटी यूं तो बहुत सुंदर और गुणवान चिड़िया थी, लेकिन मम्मा चिड़िया के गरीब होने के कारण उसकी बेटी अभी तक कुंवारी थी। ये सब देख के कालू कौवा भी अपना मुनाफा कमाने उनके घर पहुंच जाता है। मजबूरी का फायदा जो उठाना था। क्या बात है रानो बहन, मैं हर संडे को देखता हूँ लड़के पक्षी वाले तुम्हारे घर आते हैं गुड़िया को देखने। कहीं अभी तक बात नहीं चली इसकी क्या बताऊं कालू भैया, मैं गरीब हूँ और उनकी मांगें पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए सबके सब मेरी बेटी में ही नुक्स निकाल के चले जाते हैं। ये दहेज की समस्या तो हम गरीबों के लिए फांसी का फंदा बन गई है। बिना दहेज के तो कोई शादी ही नहीं करता। खैर छोड़ो, अब मैं ढूंढ के लाऊंगा गुड़िया बेटी के लिए रिश्ता। कालू कौवा, अगर ऐसा हो सकता है तो जल्द से जल्द मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे परेशानी की कोई बात नहीं, रिश्ते कराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तुम ऐसा करना, मेरा कुछ खर्चा पानी कर देना, बस फिर देखो रिश्ता कैसे होता है कल ही। खर्चा पानी का क्या मतलब कालू भैया, मैं कुछ समझी। देखो चिड़िया, अपनी गुड़िया बेटी का रिश्ता कराने के लिए मैं कई जंगल घूमूंगा, फिर जाके मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। इसमें मेरा भी तो वक्त खराब होगा ना, इसीलिए मुझे भी तो कुछ चाहिए। जी भैया, मैं समझ गई, मैं दे दूंगी आपके पैसे। कालू तो वक्त जाया ना करते हुए उसी समय ही दूसरे जंगल के लिए उड़ जाता है। वो अपने मित्र से मिलता है। भूरा कौवा कालू का पुराना दोस्त था। हाँ यार कालू, एक पक्षी मेरे नजर में है, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं है। बस वही तो चाहिए, इसी तरह का रिश्ता तो चाहिए, क्योंकि चिड़िया भी दहेज नहीं दे सकती। बस मुझे ले चलो इसी वक्त। बस फिर क्या था, कालू कौवा भूरे कौवे को लेके उसी वक्त रिश्ते वालों के घर चला जाता है। कालू कौवा जाते साथ ही सारी बात बताता है कि किस तरह चिड़िया गरीब है और गुड़िया किस तरह से अच्छी चिड़िया है। तो बस रिश्ते वाले फौरन मान जाते हैं। कालू कौवा तो रिश्ते वालों को लेके तुरंत ही चिड़िया के घर आ जाता है। हमें अच्छी लगी है, हमें आपकी बेटी गुड़िया बहुत पसंद आई है। अरे चिड़िया बहन, तुमने सुना नहीं? जाओ जल्दी से अंदर से मिठाई लेके आओ। मिठाई तो हम लेन देन की बात तय होने के बाद खाएंगे। क्या लेकिन बहन जी, मैंने तो आपको बताया था कि चिड़िया गरीब है, वो दहेज नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन एक फ्रिज तो हम जरूर ही लेंगे। एक फ्रिज ही तो है, और क्या मांग लिया हमने। ठीक है, मैं दे दूंगी फ्रिज, आप फिक्र ना करें। इतनी गरीब थोड़ी ना हूँ कि अपनी बेटी को एक फ्रिज ही ना दे सकूं। ये हुई ना बात। आखिर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी भी तो आपकी बेटी ही पिएगी, हमारा क्या, आज है कल हूँ ना हूँ। फिर चिड़िया मिठाई लेके आती है। लड़के वाले मिठाई खा के चले जाते हैं। रानो, तुमने जो उन्हें फ्रिज का कह दिया, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम फ्रिज दिला सकोगी अपनी बेटी को? हाँ कालू भैया, इतने पैसे तो मैंने जोड़े ही हुए थे। वो कौन सा ज्यादा मांगे कर रहे हैं, एक फ्रिज ही तो है। ये लें, पूरे 5,000 रुपए हैं। आपने इतना अच्छा रिश्ता जो कराया है। 5,000 का नोट देख के कालू कौवा तो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। ये देखो गौरी, पूरे 5,000 रुपए हैं, मुझे ये चिड़िया ने दिए हैं। कालू, मैं गर्म पानी पी पी के थक गई हूँ, मुझे अब फ्रिज चाहिए। इतनी गर्मी में मुझसे गर्म पानी नहीं पिया जाता। क्या फ्रिज तो बहुत महंगा है, कम से कम 15,000 में आएगा। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास। जो भी करो, मुझे फ्रिज लेके दो। मेरे मायके में एसी, फ्रिज, एयर कूलर सब कुछ है, और मैं उस घर से आई हूँ, मैं नहीं रह सकती इस तरह से। हाँ तो ठीक है ना, अपने मायके से एक फ्रिज इधर भी ले आती, क्या चला जाता तुम्हारे मायके वालों का। जाओ जाकर एक फ्रिज यहाँ पर भी ले आओ। बस कर दो कालू, बस कर दो। अगर इसी तरह की बातें करते रहोगे ना, तो मैं आज के आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रहना घर में अकेले, या तो फ्रिज जाएगी या मैं जाऊंगी। अच्छा, तुम रो नहीं, मैं करता हूँ कुछ, मैं ले दूंगा तुम्हें फ्रिज। अब रोना बस करो। इस तरह से कालू रोती हुई गौरी को चुप करवाता है। इधर चिड़िया ने भी अपनी फ्रिज लोड करवा ली थी। कबूतर भैया, आराम से उतरवाइएगा, कोई ठोकर ना लग जाए। अरे चिड़िया, इतना बड़ा और सुंदर फ्रिज, ये तो बहुत महंगा आया होगा। तुमने इतनी अच्छी फ्रिज ले ली। जी कालू भैया, पूरे 18,000 का आया है ये फ्रिज। मैंने कहा एक ही तो मांग की है, अच्छे से पूरी करूँ उनकी मांग। इतनी बड़ी फ्रिज मैं कैसे दिलवा सकता हूँ गौरी को, ये तो बहुत ही महंगी है। कालू भैया, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बारिशों का मौसम है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, फ्रिज को जल्दी से कमरे में ही रखवा लो। चिड़िया तो बहुत खुश थी, लेकिन कालू वहाँ से जल्दी से उड़ के चला जाता है। वो आगे जाके बैठ जाता है और सोचता है, आज रात का ही समय है, कल तो गुड़िया की शादी है। कुछ कर कालू, कल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी पत्नी को फ्रिज तो मिल जाएगी ना। ऐसा करता हूँ, रात को ही चोरी कर लेता हूँ। शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। कालू कौवा तो इंतजार में था। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा निकल पड़ता है। वो सोई हुई चिड़िया के घर से फ्रिज चुरा के घर ले आता है। अरे कालू, इतनी बारिश में तुम ये फ्रिज कहाँ से ले आए, वो भी इतना बड़ा? चिड़िया के घर से चुरा के लाया हूँ। उसने अपनी बेटी के दहेज के लिए ली थी ये फ्रिज, और मैं रात उसके घर से चुरा के ले आया।
ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू, फ्रिज तो बहुत बड़ा और अच्छा है, महंगा भी बहुत होगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसे झाड़ियों में छुपा देती हूँ। फिर गौरी कवि जंगल में झाड़ियों के अंदर उसको छुपा देती है। हम लुट गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। गुड़िया बेटी, फ्रिज कोई ले गया आपकी। मम्मा, घर की कुंडी भी टूटी हुई है। मुझे लगता है रात को कोई चोर आया था और चुरा के ले गया। आपके रिश्ते वालों को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो रिश्ता तोड़ के चले जाएंगे। आप मत रोएं मम्मा, हम उनको समझाएंगे, वो हमारी मजबूरी और हमारी बात समझ जाएंगे, आप मत रोएं। अगले दिन मंडप सजा था। चिड़िया की बेटी की बारात आई थी, शादी होने को थी। बहन जी, फ्रिज कहाँ है? पहले फ्रिज दिखा दें हमें। वो बहन जी, फ्रिज तो मैं लेके आई थी, लेकिन वो राती रात चोरी हो गई। चोरी हो गई का क्या मतलब? मैं सब जानती हूँ, ये बहाने हैं। नहीं बहन जी, मेरा विश्वास कीजिए, वाकई ही रात को चोरी हो गई हमारी फ्रिज। मैं सब जानती हूँ, आप लोगों के बहाने। फ्रिज के बिना शादी नहीं होगी। चलो चलें, हम यहाँ से बारात लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, आप बारात लेके वापस ना जाए, मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ फ्रिज। ऐसा कहते हुए चिड़िया तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ती है। वो कबूतर की शोरूम में जाती है। फ्रिज के शोरूम में जाके वो कबूतर से उधार फ्रिज मांगती है। सब्जी की दुकान पे आई हो क्या कि तुम्हें उधार फ्रिज दे दूं? फ्रिज भी कोई उधार देता है? इतना बड़ा आइटम उधार में नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी कबूतर भैया, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगी, मुझे एक फ्रिज दे दें। चिड़िया कबूतर को बहुत समझाती है और बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद भी कबूतर नहीं मानता। चिड़िया निराश होकर वहाँ से आ जाती है। वो लौट रही होती है कि बारिश शुरू हो जाती है। वो कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाती है और रोने लगती है। वो बारिश में बैठ के चिंतित हो रही होती है कि वहीं एक परी प्रकट होती है। चिड़िया, मैं सब जान चुकी हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी को लेके परेशान हो। आपके लिए ये घास की बनी हुई फ्रिज है, जाओ इसे ले जाओ। बिजली ना खाने वाला ये जादुई फ्रिज दे के परी जी, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, मैं इसे सारी जिंदगी याद रखूंगी। चिड़िया वो फ्रिज लेके लड़कों वाले के सामने रख देती है। आप हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या? ये कौन सी फ्रिज है? बहन जी, ये घास वाली जादुई फ्रिज है, ये बिजली भी नहीं खाता, आप मेरा यकीन करें। फिर लड़के वाले मान जाते हैं और गुड़िया की शादी हो जाती है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कालू, शादी तो हो गई और किसी को शक भी नहीं हुआ। आओ चलो, अब हम फ्रिज निकालते हैं। हाँ चलो, अब झाड़ियों में से फ्रिज निकाल के घर ले आते हैं। वो दोनों फ्रिज निकाल के घर आते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रिज चलाता है कालू को धचका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। बिजली के करंट से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि फ्रिज की तार को चूहों ने बुरी तरह खा लिया था। अब गोरी बैठी रोती रहती है। कालू को बद्दुआ लग गई थी। चिड़िया राजू चिड़ा और मिठू तोता एक ही जंगल के 2 पक्षी थे। वो दोनों अपना अपना मिर्च का काम किया करते थे। दोनों ही मिर्ची का ठेला लगाया करते और आवाजें दे दे के अपनी मिर्ची बेच दिया करते। मिर्च ले लो, बड़ी ताजी मिर्च ले लो, सस्ते दामों में मिर्च ले लो, मिर्च ले लो जी, मिर्च ले लो। राजू चिड़ा का तो अपना ही बाग था मिर्ची का, जबकि मिठू तोता बाहर से मिर्ची खरीद कर बेचा करता था। राजू चिड़े के ठेले पे बहुत रश होता था। सभी ग्राहक राजू चिड़ा से ही मिर्ची लेते और राजू चिड़ा बहुत जल्दी फारिग हो जाता, जबकि मिठू तोता उनको बैठा हसरत से देखता रहता। पता नहीं इस राजू की मिर्ची में आखिर ऐसा क्या है कि सभी ही पक्षी इसी से मिर्च लेते हैं और मैं तो शाम गए तक बैठा रहता हूँ, मेरी मिर्ची नहीं बिकती। राजू की मिर्ची ताजा और साफ होने के साथ साथ उसके दाम भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। राजू तो बहुत जल्दी फारिग हो जाता है और अपने सारे पैसे लेके वापस अपने घर में चला जाता है। पारो चिड़िया राजू चिड़ा की पत्नी थी। राजू जैसे ही घर में आता है तो उसको देख के पारो भी खुश हो जाती है और साथ के साथ कुकू भी। आज तो बहुत जल्दी मिर्ची बिक गई। सारी की सारी मिर्ची इतनी अच्छी और ताजा जो थी, और मैं दाम भी बहुत अच्छे लगाता हूँ, जल्दी ही फारिग हो गया आज। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना इतना अच्छा बाग भी चला रहे हैं और दुकान भी। पापा, आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे ना? छुट्टियां हुई कितने दिन हो गए, आपने कहा था घुमाने ले चलूंगा। हाँ मेरे बेटे, बस थोड़े से पैसे और जोड़ लें, फिर हम सभी मिलके 2-3 दिन के लिए अच्छा घूमेंगे। इधर मिठू तोता बहुत परेशान होता है क्योंकि राजू की तो सारी ही मिर्ची बिक जाती है, लेकिन मिठू तोता तो शाम तक अपनी मिर्ची लेके बैठा रहता है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मैं उसका मुंह देखता रहूंगा? मुझे कुछ सोचना होगा इसके बाबत। अब तो मिठू तोता बहुत उदास रहने लगा था। वहीं एक कौवा जो पारो चिड़िया का हमसाया होता है, पारो से बहुत जलता है। वो मिठू को देख के उसके पास आ जाता है। मिठू, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी उदासी भी कम हो जाएगी और हम दोनों अमीर भी बन सकते हैं। तुम ऐसा करो कि तुम उसके बाग पे कब्जा कर लो, आधे आधे पैसे हम दोनों बांटा करेंगे।
लेकिन मैं कुछ ज्यादा पैसे लूंगा क्योंकि कब्जा तो मैं करूंगा, नाम भी मुझ पर ही आएगा, लेकिन क्योंकि मशवरा तुम्हारा है तो कुछ पैसे तुम रख लेना। वो दोनों बाघ को देखते हैं तो बाघ में तो राजू चिड़ा बैठा होता है जो बहुत खुश होता है। आज तो मेरे बाग में बहुत फल हुआ है, मैं जब इसको जाके मार्केट में बेचूंगा तो आज तो मुझे डबल मुनाफा होगा। बस फिर मैं कल ही अपनी पत्नी और कुकू को लेके सैर पे निकल जाऊंगा। 3 से 4 दिन में उन्हें घुमाऊं फिराऊंगा। दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। सुबह को जब राजू चिड़ा अपने बाग में आता है तो देखता है कि मिट्ठू तोता पहले से बैठा है। अरे मिट्ठू तोते भैया, आप सुबह ही सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आज आपको मेरे से माल खरीदना है मिर्ची का? अगर खरीदना चाहो तो मैं आपको सस्ते दामों दूंगा। अरे कौन से माल की बात कर रहे हो तुम? कैसा माल? ये बाग तो मेरा है। अब तुम बताओ कि तुम मेरे बाग में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा तुम्हें। अरे तोते भैया, ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? ऐसा ना करो, आप जानते हो कि ये बाग मेरा है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम बाकी के लोगों को कैसे यकीन दिलाओगे? मैं भी मिर्ची बेचता हूँ और तुम भी। क्या सबूत है कि ये बाग तुम्हारा है? जाओ यहाँ से। अब राजू चिड़ा के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो वहाँ से उदास होके उड़ता हुआ वापस घर आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि अब उनका क्या बनेगा। जैसे ही वो घर आता है तो आके पारो चिड़िया को पूरी बात बताता है। पारो, इस तरह से फिर उसने मिट्ठू तोते ने मेरे बाग पे कब्जा कर लिया। अब हम क्या करेंगे पारो? आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो, भोजन का जिम्मा तो ऊपर वाले ने लिया है। आज जब मैं भोजन ढूंढने गई थी तो ये नीचे पड़ा हुआ मुझे खोशा मिला था जामन का। आप ये जामन खाओ और इसके बीज हम बाग में दबा देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ बाबा, हम इसके बीज दबा देंगे और फिर कुछ सालों बाद हमारे जामन के बूटे हुआ करेंगे, फिर हम पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ पारो, कहती तो तुम ठीक हो। अब ना सही तो कुछ सालों बाद तो हमारा अच्छा कारोबार चल जाएगा ना। जब जामन के पेड़ निकलेंगे और उसके अंदर से जामन निकलेंगे तो हम उससे बेचा करेंगे जा। फिर राजू चिड़ा जामन की गुठलियों को वहीं पर ही अपने घर के बाहर जमीन में दबा देता है। गुठलियां तो मैंने दबा दी हैं। अब ऐसा करता हूँ, इनको पानी दे देता हूँ और घर चला जाता हूँ। अब मैं रोज ही इनको पानी दिया करूंगा। बस फिर शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। आसमान पर घने बादल छा जाते हैं और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से पक्षी तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा था। बारिश से उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजू चिड़ा काफी परेशान होता है क्योंकि राजू चिड़ा ने तो अपनी घुटलियां दबा के रखी थी। उसको ये फिक्र थी कि तेज बारिश के कारण कहीं उसकी घुटलियां बाहर ही ना निकल जाएं और उसके बूटे ज़ाया ना हो जाएं। राजू जी, आप फिक्र मत करो, जो होना होता है वो तो होना होता है। अब आप भी सो जाओ, सुबह देखेंगे क्या होता है। रात को बारिश होती है और अब दिन निकल आया था। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। राजू का तो पहला काम ये होता है कि वो तेजी के साथ उड़ता हुआ जाता है कि जाके अपने जामन की घुटलियों को तो देख लूं। आगे देखता है तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां तो जामन के बड़े बड़े 2 पेड़ हुए हुए थे और बहुत सारे पके हुए जामन लगे हुए थे। कई जामन तो नीचे भी गिरे हुए थे। वो तो देख के हैरान हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हैरान हो या खुश हो। ये सब कुछ देख के वो समझ रहा था कि ये शायद मेरा सपना है। अरे या तो ये सपना है या अगर ये सच है तो इसका मतलब वो जामनों का खोशा जो था वो चमत्कारी था। बस फिर क्या था, चमत्कारी जामन से जामन होते रहते हैं और वो जामन तोड़ तोड़ के मार्केट में बेचता रहता है। उसकी दुकान पे तो बहुत ही भीड़ होती है और सारे जामन बहुत जल्दी बिक जाते हैं। सर्दी का मौसम था। कालू कावा मजे ले लेके स्ट्रॉबेरी खा रहा था। वो कुछ स्ट्रॉबेरी खाता था और कुछ ज़ाया करके फेंक देता था। उसे इस तरह से स्ट्रॉबेरी को ज़ाया करते देख के एक चूहा वहाँ आता है। अरे कवे मियाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? जितनी स्ट्रॉबेरी तुम्हें चाहिए उतनी ही खाओ ना। इस तरह से ज़ाया क्यों कर रहे हो? मेरा खाने का तो यही स्टाइल है और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये पेड़ तुमने लगाया हो। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम जैसे पक्षियों से बात करने से तो अच्छा है कि बात की ही ना जाए। ऐसा कहते हुए वो चूहा वहां से चला जाता है और कालू कौवा फिर से स्ट्रॉबेरी ज़ाया करने लगता है। अरे वाह 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 कालू, क्या नसीब है तेरे। कभी यहाँ से खा और कभी उड़ के वहां से खा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उड़ के वहां से चला जाता है। कुछ देर उड़ने के बाद उसको एक मोटा ताजा सेब नजर आता है। अरे वाह 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 वाह, ताजा और मीठा सेब, ये खाने का तो मेरा कब से मन कर रहा था। ये बोलते हुए कालू कौवा बिना देरी किए सेब को खाने लगता है। सेब खाते खाते वो सेब को आधा कर देता है। वहीं पर कहीं से चींटियां आ जाती हैं।
अरे कवे भैया, ये क्या किया आपने? हमारा सेब खा लिया। ये तो हम तोड़ के इतनी मुश्किल से लाए थे। ये तुम क्या कह रही हो चींटियां? ये तो मुझे यहाँ नीचे पड़ा हुआ मिला था, तुम्हारा कैसे हुआ? हमें ये सेब के पेड़ के नीचे से मिला था और हम इसे उठा के अपने बिल तक लेके जा रहे थे, लेकिन ये बहुत भारी था, हमसे नहीं उठाया गया। हम अपने साथियों को बुलाने गए थे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर चींटियां तुम ऐसा करो, इस आधे को ले लो, मैंने तो सिर्फ आधा ही खाया है। हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं। इस आधे को अगर हम ले भी गए तो भी ये सड़ जाएगा, क्योंकि ये कट चुका है। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर ऐसा करो प्यारी चींटियों, मुझे तुम लोग सेब के पेड़ के पास ले चलो। मैं 2 सेब तोड़ के तुम्हें तुम्हारे बिल तक पहुंचा के दूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और कालू कौवे को सेब के पेड़ के पास ले जाती हैं। चींटियों की स्पीड पे उड़ते उड़ते आखिर कालू सेब के पेड़ के पास पहुंच जाता है और वहां से 2 सेब तोड़ के नीचे फेंकता है। अरे वाह कालू भैया, आप तो बहुत ताकतवर हैं। आप अब हमें ये दोनों सेब हमारे बिल तक पहुंचा दीजिए। अरे चींटियां, ये तो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। चलो अब ऐसा करो, मुझे तुम लोग अपने बिल का रास्ता दिखाओ। मैं सेब उठाता हूँ और तुम मेरे साथ साथ चलो। बस फिर वैसा ही करते हैं। कालू कौवा अपनी चोंच में पूरे सेब को उठाता है और वो चींटियों के बिल तक उस सेब को ले जाता है। चींटियां भी साथ के साथ चली जाती हैं। बहुत धन्यवाद कवे भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। हम तो कहते हैं आपको भी अपने लिए सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना चाहिए। आपके लिए तो भोजन ढूंढना और खोजना मुश्किल भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो उड़ सकता हूँ और मैं दूर दूर तक उड़ के अपना भोजन खा सकता हूँ। मेरी फिक्र तुम मत करो। चलो अब तुम लोग यहीं रुको और मैं जाके दूसरा सेब लेके आता हूँ। ये कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो सेबों के पेड़ के पास जाता है और वहां से अपना तोड़ा हुआ दूसरा सेब उठाता है। दूसरा सेब उठाने के बाद वो दोबारा से चींटियों के बिल के पास आ जाता है। ये लो प्यारी चींटियां, तुम्हारे दोनों सेब मैं ले आया। मैंने अपना वादा पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और आपकी इस ताकत को भी। कभी भी अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आइएगा। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। प्यारी चींटियां, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा खुशी खुशी वहां से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। अब बहुत सर्दी आ चुकी थी। पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका था। कालू पूरा दिन से भोजन की खोज में था, लेकिन उसे भोजन कहीं से नहीं मिलता। अरे मैं क्या खाऊं? मेरी तो तबीयत खराब होने लगी है। मैं क्या खाऊं और मैं कहाँ जाऊं? हर तरफ तो बर्फ ही बर्फ है। ना कोई फ्रूट नजर आता है और ना ही सूखा दाना। कालू कौवा फिर से उड़ता है। वो उड़ना तो आगे जाता था, लेकिन उसके पर सर्दी के कारण जम जाते हैं और वो लड़खड़ा के दूर जा गिरता है। वो सीधा चींटियों के बिल के आगे आके गिर जाता है। चींटियां उसे पहचान लेती हैं और उठा के अपने बिल के अंदर ले जाती हैं। अरे चींटियों, ये तो वही कौवा है जिसने तुम लोगों की मदद की थी। लगता है ये भूखा भी है और इसको ठंड भी लग गई है। तुम ऐसा करो, आग जलाओ, मैं अंदर से इसके खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ये कह के रानी चींटी अंदर अपने भोजन के जखीरे में जाती है। ऐसा करती हूँ, अमरूद ले जाती हूँ। अमरूद के साथ अमरूद की पत्ती भी है। इससे कालू भैया को बहुत सुकून मिलेगा। फिर रानी वहां से अमरूद उठा लेती है। लीजिए कौवा भैया, ये खा लीजिए। ये खाने से आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। इसकी पत्ती से आपको गर्मी मिलेगी। अमरूद और उसकी पत्ती खाने के बाद कालू कौवा ठीक हो जाता है। चींटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वरना आज तो मुझे लगा था शायद कि मेरा आज आखिरी दिन ही है। कालू भैया, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि इतनी सर्दी में भोजन मिलना मुश्किल होता है। आप भी अपना भोजन जमा किया कीजिए। हाँ चींटियों, तुमने ठीक कहा था। अगली सर्दियों में मैं भी अपना भोजन जमा करूंगा और फिर तुम लोगों के साथ मिलके ही सर्दियां गुजारूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और फिर सारे आग के पास बैठ के बातें करती